हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। काफ़ी दिनों बाद आप लोगों के समक्ष आ रहा हूँ। मुझे लगता है 3 से 4 महीने हो गए। अभी ऑफिस की छुट्टी है, दशहरा की छुट्टी मिली है और आप लोगों का एग्ज़ाम भी नज़दीक है। अभी वैसे डेट तो क्लियर नहीं है फ़िलहाल यूपीपीसीएस की। मे बी दिसंबर में कराएं या फिर हो सकता है और भी डिले करें। पॉसिबिलिटी दिसंबर में ही लग रही है कि जो आरओ के सेंटर हैं हो सकता है उन्हीं में कुछ मैनेज करे पीसीएस के लिए, पीसीएस प्री के लिए। तो ये जो छुट्टी हुई है दशहरा की, तो सोचा ये आई दृष्टि कम से कम आप लोग इसको ठीक से पढ़ते ही हैं, तो इसका कंपाइलेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूं। मैं पहले भी इसको बनाया करता था, आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जानते होंगे। इस तरह का कंपाइलेशन मैं देता हूँ, ये हेल्प करता है आप लोगों को। और ख़ासतौर से जो इम्पोर्टेंट रहता है आई दृष्टि में, उसी को मैं मेंशन करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे करके मैं वीडियो आपको प्रोवाइड करा दूँगा। तो हार्ड कॉपी आपके पास है ही, ठीक है, आप उसको पढ़ भी रहे होंगे, आपने परचेज़ भी कर लिया होगा, मार्केट में अवेलेबल है, अभी 2-4 दिन पहले आ भी गई है। तो आप हार्ड कॉपी से भी पढ़िए, ठीक है। और ये जो आपको मैं सिनॉप्सिस दे रहा हूँ, इन शॉर्ट में दे रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है खास तौर से, इसको भी एक बार देख लीजिएगा तो आपका रिवीजन हो जाएगा ठीक से, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला टॉपिक होता है दृष्टि में, वो राष्ट्रीय परिदृश्य रहता है, तो इसी को करते हैं पहले। अभी जितना भी मैंने बना पाया है उतना कर लेते हैं, फिर अभी तो छुट्टी है तो मैं पॉसिबिलिटी है कि मैं रोज़ ही वीडियो दे दूं या फिर ऑल्टरनेट डे पे प्रोवाइड करा पाऊँ। जो भी है, एग्ज़ाम से पहले तो मैं आई दृष्टि आपकी अच्छे से क्लियर करा दूंगा, ठीक है। तो आइए कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय परिदृश्य में पहला टॉपिक करेंगे पीएम आशा। पीएम आशा जो टॉपिक है, ये उस आशा को मत समझिएगा जो विलेज लेवल पे काम करती हैं, जो आशा वर्कर होती हैं। ये आशा डिफरेंट है। इसकी स्पेलिंग देखिएगा, AASHA लिखा है। फुल फॉर्म देखिए पहले, प्रधानमंत्री अन्नदाता, यहाँ से शुरू कीजिएगा, अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये आशा का फुल फॉर्म है। स्कीम तो पुरानी है, 2018 में लॉन्च की गई थी। पर्पज क्या है? पर्पज इंपॉर्टेंट है। पर्पज देखिए, किसानों को फसलों के लिए जो उनकी क्रॉप्स होती हैं, एमएसपी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है, प्रदान करने पर आधारित एक योजना है। न्यूज में आने का कारण देखिए, पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने हेतु स्वीकृति अभी मिली है रिसेंट में। तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी स्कीम आती हैं, इनको एक बार आप लोग देख लीजिए। पहली स्कीम है मूल समर्थन योजना, यानी ये प्राइस सपोर्ट स्कीम जो है। दूसरी स्कीम इसके अंतर्गत जो आती है पीएम आशा योजना के अंतर्गत, मूल स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। तीसरी स्कीम है मूल घाटा भुगतान योजना, यानी प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। और चौथी है बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। तो यहाँ पे देखो, कठिन क्वेश्चन बनाएगा तो ये जो अटैच्ड स्कीम है ये पूछा जा सकता है। बाकी अगर हल्का क्वेश्चन पूछेगा तो एक ये क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए कि पीएम आशा का जो बजट में एलोकेशन हुआ है वो 35,000 करोड़ का है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए, ठीक है। और ये स्कीम, ये फैक्ट आपको याद रखना है 2018, क्योंकि ये स्कीम मैचिंग में पूछता है तो वहाँ पे काम आते हैं फैक्ट। 2018 लॉन्च की गई थी, पर्पज आपने देख ही लिया, और बजट में एलोकेशन, ठीक है। ये बातें इतनी थी। दूसरा टॉपिक है प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान। इंपॉर्टेंट है, सारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है आई दृष्टि से उन्हीं को कवर कर रहा हूँ। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, नाम से तो काफ़ी चीज़ें आप स्टेटमेंट के जो क्वेश्चन आएंगे एक आध दो तो उसमें सही कर लेंगे। फैक्चुअल जो बातें उनको देखना होता है हम लोगों को। तो ये देखिए, पहले तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो सोशियो इकोनॉमिक स्थिति है उसमें सुधार करने के लिए इस योजना को लॉन्च किया गया है। इसकी अभी घोषणा हुई है 2024-25 के बजट में, ठीक है। जैसे नाम से क्लियर समझ में आ रहा है, जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, यानी ये जो जनजातीय कम्युनिटी हैं, जनजातीय समुदाय हैं, इनके बेटरमेंट के लिए कुछ बात हो रही होगी, है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, जनजातीय बहुल गांव जो हैं, मतलब पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा है जनजातीय समूह की, ट्राइबल ग्रुप्स की, आकांक्षी जिले जो हैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा, ठीक है। कवरेज कितना है? लगभग 5 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन हो जाएगी ट्राइबल ग्रुप्स की, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स की शामिल कितने ज़िले किए जाएंगे? 549 ज़िले शामिल किए जाएंगे टोटल। ये फैक्ट याद रखना बस, 5 करोड़ लगभग यहाँ पे कवरेज है पॉपुलेशन का। तो यहाँ पे पर्पज आपने देख लिया, ठीक है। एक फैक्ट आपने 5 करोड़ का पढ़ लिया कि 5 करोड़ जनजातीय जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, यानी 5 करोड़ पॉपुलेशन जो है ट्राइब्स की, जनजातीय समूह की, वो इतना रहेगा, 5 करोड़ रहेगा। 2000 सेंसस में, 2011 का सेंसस जो है, अभी तक तो लेटेस्ट यही है ना,
यहाँ पे एसटी जो है शेड्यूल्ड ट्राइब की पॉपुलेशन कितनी है 10.45 करोड़। कई बार क्वेश्चन पूछा है, सेंसस से क्वेश्चन पूछता ही है पीसीएस। तो ये फैक्ट याद रखना, ठीक है। ये लगभग 10.5 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन है एसटी की, और 705 से अधिक जनजातीय समुदाय प्रेजेंट हैं भारत में। तो यहाँ पे कितनी बातें सीख ली, 5 करोड़ पॉपुलेशन को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, और वो पॉपुलेशन शेड्यूल्ड ट्राइब की है, ठीक है, जनजातीय कम्युनिटीज़ की है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ की है। पर्पज क्या है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उनकी सुधारना है। बस ये टॉपिक हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे साइंस टेक से रिलेटेड यहाँ में कुछ चीज़ें मिल जाएंगी आपको। बायो राइड योजना, फुल फॉर्म पढ़िए सबसे पहले तो। बायो से बायोटेक्नोलॉजी हो गया, आर से यहाँ पर रिसर्च इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, ठीक है, ये स्कीम का फुल फॉर्म है। अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया 2024 में। ये भी याद रखना होता है, ठीक है, मैचिंग में पूछता है क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों ने, आप पेपर देते ही रहते हैं, आपको पता है। सितंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया, बायो राइट। पर्पज इसके फुल फॉर्म से आपको पता चल जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी, इनोवेशन, रिसर्च, एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे 3-4 शब्द जो हैं वही इसका पर्पज है। नवाचार और जैव उद्यमिता को बढ़ावा देना, बायोटेक्नोलॉजी सेक्टर में मानव संसाधन यानी ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करना, ठीक है, ये पर्पज है। इसको लॉन्च किया गया है, अभी एक समिट हुई थी ग्लोबल बायो इंडिया 2024, ये नई दिल्ली में हुई थी। एक फैक्ट ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, पूछा जाता है ग्लोबल बायो इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली लगा देना। इसी से मिलती जुलती एक और स्कीम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे मैं स्टार लगाया हूँ, ये स्टार लगे हैं ना, इसका मतलब वो इम्पोर्टेंट है। बायो B3 नीति, बायो V3 नीति, तो B3 नहीं, E3 जो लिखा है यहाँ पे, ई के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे ऑप्शन में 4 विकल्प में वो चारों नाम ई से शुरू कर देगा, ठीक है, और उसमें से पूछ लेगा कौन सा ई नहीं है। तो एक ई तो इकोनॉमी हो जाएगा, दूसरा ई इन्वायरमेंट हो जाएगा, तीसरा ई एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। इसका फुल फॉर्म पढ़ लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये जो है बायो E3, बायो टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी, इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट, ये तो 3 ई के मतलब हो गया, ठीक है, E3 का मतलब हो गया। चौथा ही कुछ भी ऐड करके दे सकता है, वो हो सकता एक ही एम्पावरमेंट करके लिख दे, है ना, एम्पावरमेंट, तो ये भी लगने लगेगा, हो सकता है ये भी हो बायो E3 में, बट एम्पावरमेंट नहीं है क्या क्या, इकोनॉमी। एक ही का मतलब इकोनॉमी है, दूसरे का एनवायरनमेंट है, और तीसरे का एम्प्लॉयमेंट है, एम्पावरमेंट नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन मतलब फ्रेम कर सकता है पीसीएस, तो ध्यान रखिएगा। पर्पज क्या है भाई इस बायो E3 का, तो देख लीजिए यहाँ पे, फॉर उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण, यानी ये जो हाई परफॉर्मेंस वाले बायो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं उनको बनाना है, ठीक है, उनका विस्तार करना है। और बायो मैन्युफैक्चरिंग के तहत तमाम प्रोडक्ट अब लॉन्च हो रहे हैं ना, हर एक सेक्टर में बायोटेक घुस ही रहा है, तो इसका काफ़ी इम्पोर्टेंट है फ्यूचर पर्सपेक्टिव से। तो हो जाएगा इससे, 2-3 क्वेश्चन हो गए इससे ना। चलिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ से लिया गया है, भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन, ये मेट्रो के बारे में बात हो रही है, ठीक है। वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन अभी हाल ही में कहाँ किया गया है, गुजरात लगा देना, जगह अगर ऑप्शन में जगह रहे तो अहमदाबाद से भुज, ठीक है, ये मेट्रो ट्रेन हो गई वंदे। इससे क्वेश्चन एक ना एक आते ही आता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, यानी ये जो एयर क्वालिटी का सर्वे होता है, यहाँ पे देखा जाता है कि शहर ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया। परफॉर्म का मतलब है कि सुधार किसने किया, अपने उस शहर की जो वायु है, उस जो एयर क्वालिटी है उसमें सुधार कितना हुआ। यानी PM10 जो है या फिर PM2.5 है, ये क्या है, कण है ना, बहुत छोटे लेवल के ये कण होते हैं, पार्टिकुलेट मैटर्स बोलते हैं इनको। ये जो 10 लिखा है, 2.5 लिखा है, ये साइज लिखा है, तो इन्हीं चीज़ों को कम करना होता है। जिस एयर में PM10 या फिर PM2.5 कम हो जाता है, इसका मतलब है कि भैया उस शहर ने कुछ सुधार कर लिया है अपनी एयर में, है ना। वैसे कोई एयर किसी शहर की फिक्स तो नहीं है, फिर भी एक हर एक जगह का एक इकोसिस्टम तो होता ही है। अगर आपके शहर में खनन हो रहा है, माइनिंग हो रही है, पत्थर काटे जा रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की एयर में डस्ट पार्टिकल रहेंगे, बट उसके सुधार में आप क्या क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आइए पहले इस सर्वे की कुछ पुरानी बातें देख लेते हैं। इस प्रोग्राम को किस नाम से जानते हैं, NCAP के नाम से जानते हैं ना। ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, 2019 में लॉन्च किया गया था।
पर्पज हम लोगों ने देख ही लिया, वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी में सुधार करना है। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। 2024 तक ये जो टारगेट था ना PM10 और PM2.5 को कम करने का, ये 20 से 30% तक था कटौती करने का। 2024 आ गया है, अभी लक्ष्य पहुंचा है नहीं पहुंचा है ये बात की बात है, वो देख लेंगे। बट ये लक्ष्य आप याद रखना, ठीक है। ये जो कटौती का लक्ष्य था 20 से 30%, वो 2024 तक का था। या फिर 2024 को लेके ये वाला लक्ष्य पूछ ले आपसे, 20 to 30%, यानी परसेंट से भी पूछा जा सकता है, परसेंटेज साइड से, और ईयर के साइड से भी पूछा जा सकता है। दोनों बातें याद रखना। अब इसकी करंट की बातें देख लेते हैं। ये जो सर्वेक्षण हुआ है तो इसमें अवार्ड दिए गए हैं अलग अलग शहरों को। तो 3 कैटेगरी में पहले तो इन अवार्डों को बनाया गया है, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3। श्रेणी 1 का मतलब है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है वो श्रेणी 1 में आ जाते हैं। जहाँ 3 से 10 लाख की पॉपुलेशन है वो श्रेणी 2 में रखे गए हैं। ऐसे शहर, ऐसे संख्या होगी कुछ 40-50 संख्या होगी, वो मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे श्रेणी 1 में शायद 47 सिटीज़ हैं, शहर हैं, श्रेणी 2 में कुछ होंगे, श्रेणी 3 में कुछ होंगे, तो वो मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा तो मैंने मेंशन नहीं किया। वो आप हार्ड कॉपी से पढ़ लेना, ठीक है, देख लेना। और श्रेणी 3 में ये बिलो, ये जो 3 लाख हैं पॉपुलेशन जिस शहर की, उनको रखा गया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती हैं काफ़ी चीज़ें क्योंकि यूपी से काफ़ी जगह हैं, ठीक है। इस बार श्रेणी 1 में यानी 10 लाख प्लस पॉपुलेशन वाले शहरों में जो सबसे पहला स्थान है वो सूरत का है, दूसरा स्थान जबलपुर का है, तीसरा स्थान आगरा का है। स्टार लगा हुआ है, इसका मतलब है यूपी से है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी के जो क्वेश्चन रहा करें खासतौर से ध्यान दिया कीजिए। इतना हो जाएगा। तो श्रेणी 1 से ये जो टॉप 3 हैं उसमें आगरा है यूपी से। याद तीनों ही रखना, ठीक है। सीक्वेंस में क्वेश्चन पूछेगा, सूरत, जबलपुर, आगरा, ऐसे एक और साइड दे देगा तो पूछ लेगा, तो ये 3 तो याद रखना ही है। अब इसमें मैंने बताया ना श्रेणी 1 में बहुत सारे शहर हैं, 47 के आसपास हैं। तो इसमें 47 में अभी हम लोगों ने सिर्फ 3 पढ़ा है, टॉप 3 पढ़े हैं। इसमें और भी शहर हैं जो यूपी से बिलोंग करते हैं, बट उतना मुझे नहीं लगता है कि उतना पूछा जाएगा। श्रेणी 2 को देखिए, श्रेणी 2 में भी पहला स्थान फिरोजाबाद का है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा स्थान अमरावती का है और तीसरा स्थान झांसी का है। यहाँ पे श्रेणी 2 में तो टॉप 3 में 2 शहर उत्तर प्रदेश से हैं, एक फिरोजाबाद, एक झांसी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ध्यान रखना। श्रेणी 3 देख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। पहला स्थान फिर रायबरेली यूपी, ठीक है। दूसरा स्थान नलगोंडा तेलंगाना का ये शहर है और तीसरा स्थान है नालागढ़, ये हिमाचल प्रदेश का है। तो इसको आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले जो भी आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ रहे हैं उसको 2 से 3 बार पढ़ा जाता है, ठीक है। तब जाके आप सोच सकते हैं कि हम 70 to 80% क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के सही करेंगे। एक बार पढ़ने का मतलब है तबाही, ठीक है। एक बार पढ़ने का मतलब तबाही होता है। आप हर एक क्वेश्चन में, खासतौर से करंट अफेयर्स में क्या रहेंगे, कन्फ्यूज़ रहेंगे। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। आपको कम से कम 2 से 3 बार रीड करना है जो भी आप मैगजीन पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स की, जहाँ से भी आप तैयार कर रहे हैं। तो ये एयर क्वालिटी से संबंधित था, देख लिया किसने कैसा परफॉर्म किया, ठीक है। उसी के अनुसार यहाँ पे रैंकिंग दी गई है। ये जो अवार्ड वितरित किए गए ना वो इस दिन किए गए, तो ये डे भी याद है। दिवस में पूछा जाता है नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु का अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है ये 7 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। ये 7 सितंबर आपको ध्यान रखना है। चलिए एक क्वेश्चन कीजिए। एक साइंस मैगजीन है, एक जर्नल पेपर है, एक तरीके से नेचर एक जर्नल पेपर का नाम है, आप साइंस मैगजीन समझ लीजिए। इसमें एक आर्टिकल यहाँ पे छपा था और उसमें अच्छी बात है कि भारत का एक मिशन है उसको मेंशन किया गया था। मेंशन क्या मतलब, ये जो प्रोजेक्ट है भारत का, ये जो मिशन है, पूरा मिशन पे ही आर्टिकल नेचर नाम के जर्नल ने छापा, मतलब उस पर विश्लेषण किया, स्टडी की, अध्ययन किया। ये अच्छी बात है। तो ये उस स्कीम का नाम पूछा जा सकता है, ये मिशन का नाम पूछा जा सकता है, स्वच्छ भारत मिशन, ठीक है। कब किया गया था लॉन्च? 2014 में। आगे चलिए सेमीकंडक्टर मिशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, सेमीकंडक्टर से समझ में आता है, सेमीकंडक्टर किसे बोलते हैं जल्दी से कमेंट करके बताइए, साइंस का क्वेश्चन है। पर्पज क्या है? सेमीकंडक्टर बनाने हैं हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। चिप्स बनानी है, रजिस्टर बनाने हैं, डिस्प्ले का निर्माण करना है, तो यही पर्पज है। अर्धचालक और डिस्प्ले का भी निर्माण
डिस्प्ले इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप करना है। ठीक है, काफ़ी यहाँ पे डेवलपमेंट हो भी चुका है, जैसे गुजरात में कुछ हो चुका है, कुछ हो रहा है, कुछ टारगेट में है, कुछ लक्ष्यों में है। ठीक है, गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है साड़ंद। साड़ंद गुजरात में अर्धचालक इकाई की स्थापना की गई है। ठीक है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बनी नहीं है। इसी तरीके से धौलेरा भी एक जगह है गुजरात की, यहाँ पे भी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना की जाएगी। ये सब छोटे छोटे से क्वेश्चन है। सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट की स्थापना कहाँ की जा रही है? धौलेरा, गुजरात में। पूछा जाएगा आपसे, भारत की पहली अर्धचालक इकाई की स्थापना कहाँ की जा रही है? गुजरात लगा देना। ऑप्शन में अगर असम भी रहे तो असम भी लगा देना, क्योंकि इस स्कीम के तहत असम में भी एक अर्धचालक इकाई का निर्माण किया जाएगा। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हो जाते हैं, फैक्ट बन जाता है एग्ज़ाम के लिए। इस मिशन के अंतर्गत अभी तक यहाँ देखिए 5 अर्धचालक यूनिट्स की स्थापना जो है यहाँ पे मंजूरी मिली है। तो ये 5 जो फैक्ट है ये भी ध्यान रखना। तो 2 जगह तो असम एक हम लोगों ने पढ़ लिया, दूसरा गुजरात में पढ़ लिया अर्धचालक यूनिट। बाकी 3 जगह जो हैं थोड़ा सा देख लेना। ठीक है, नहीं तो मैं अभी इमेज वगैरह लगाऊंगा तो इमेज में देख लेना। चलिए क्वेश्चन देखिए, और जो भी इमेज लगाया करें वीडियो को पॉज कर लिया करो और सारी चीज़ें उससे भी एक बार देख लिया कीजिए। जो यहाँ पे कवर नहीं हो पाता है वो हो सकता है 2-4 फैक्ट आपको वहाँ से मिल जाए। देखिए क्वेश्चन, डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी कब प्रदान की गई है? छोटा सा क्वेश्चन है, 2 सितंबर 2024। ये डेट भी याद रखनी है भाई। ठीक है, डेट भी याद रखनी है, डेट पूछता है साथ में। नहीं पूछेगा तो अच्छी बात है, फिर महीना याद रखना पड़ेगा, सितंबर 2024। चलिए एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का ध्वज, झंडा और जो इंसिग्निया होता है, प्रतीक चिन्ह, ये अभी लॉन्च हुआ है। देखिए अनवील किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू साहिबा के द्वारा अभी सितंबर 2024 में। ये सब नहीं पूछना है, एग्ज़ाम को पूछेगा क्या ये पूछ लेगा छोटा सा क्वेश्चन। ध्वज का रंग कैसा है? पीला, लाल, नीला, है ना, बैगनी, नीला याद रखना। मैं झंडे की यहाँ पे इमेज लगा दूंगा, झंडे को अच्छे से देखना क्या क्या है उसमें। ध्वज में न्यायालय गोलाकार भवन को उभरते हुए भी यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। ये झंडा है ब्लू कलर का, इसी में ये भवन भी बनाया गया है। ठीक है, इमेज देख लेना। और एक श्लोक भी लिखा है, संस्कृत श्लोक, संस्कृत भाषा में, यतो धर्म स्ततो जया। इसका मतलब है जहाँ धर्म है वहाँ जीत है। ये झंडे पे लिखा है सुप्रीम कोर्ट के। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या फैक्ट है, बस रंग जानना है और झंडे पे क्या छपा है। चलिए अब आगे कुछ पुरानी बातें देख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ये देखिए आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 से 132, ये कभी नहीं भूलना है भाई, है ना। टेस्ट सीरीज मैंने बड़े मन से आप लोगों को कराई थी, खैर पूरा नहीं करा पाया था, उसके लिए भाई माफ़ी बोलते ही रहते हैं। देखिए आर्टिकल 124 में लिखा है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, 124 तो पूछा ही नहीं जाता है वैसे। 124 एक होता है और यहाँ पे 2 को एक की जगह बैठा दो, 214 बन जाता है। 214 में हाई कोर्ट होता है। ये सब बातें जानते हैं आप। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने के साथ ही ये एग्जिस्टेंस में आया था, अस्तित्व में आया था। फिर 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 में उद्घाटन हो गया और पहले CJI थे हरीलाल जे कानिया। ठीक है, जिसे हम लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं HJ कानिया। अब यहाँ पे ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं, क्वेश्चन आते ही आते हैं पॉलिटी से, आपको हमेशा दिखेगा एक आर्टिकल ये जरूर दिखेगा, तो जल्दी से रिवाइज कीजिए। 124 देख लिया, सुप्रीम कोर्ट होगा भैया, 124 में स्थापना है उसमें। 125 में जजों के वेतन भत्ते हैं। 126 में ये जो कार्यवाहक एक्टिंग CJI जो होते हैं। 127 में एडॉक जज की बात की गई है। 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का अगर पूछे तो 129 लगा देना। सुप्रीम कोर्ट की सीट कहाँ है? दिल्ली में है, और कहीं दूसरी जगह हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ये बातें 130 में लिखी हैं। और 131 वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, प्रारंभिक अधिकारता बोलते हैं हिंदी में शायद, है ना। और 132 में अपीलेट ज्यूरिडिक्शन, यानी ये जो अपीलीय अधिकारता होती है, न्याय अधिकारता होती है। तो ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद ही होना चाहिए आप लोगों को, PCS के स्टूडेंट हैं। चलिए ये देखिए रिसेंट एक क्वेश्चन है, बाढ़ बड़ पत्तन पोर्ट का शिलान्यास अभी किया गया महाराष्ट्र में, ये ध्यान रखना। ठीक,
इसके बैकग्राउंड में जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि ये जो पोर्ट का निर्माण किया जा रहा है ये मेजर पोर्ट के रूप में इसका निर्माण होगा। ठीक है, वर्तमान में कितने मेजर पोर्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी वर्तमान में 12 है, ये जब बन जाएगा तो 13 हो जाएंगे। ठीक, तो ये 12 मेजर पोर्ट कौन कौन से हैं, जल्दी से देखिए फटाफट। हल्दिया जानते हैं, इसका नया नाम क्या है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ठीक है, कहाँ पे है, कोलकाता में है। दूसरा पारादीप पोर्ट उड़ीसा में है। तीसरा विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश में है। चौथा कामराजर पोर्ट, ठीक है, कामराजर पोर्ट तमिलनाडु का है, मेजर पोर्ट है ये, मेजर पोर्ट ही लिखे हैं 12। फिर चेन्नई पोर्ट है एक मेजर पोर्ट, BO चिदम्बरनारपत्तन तमिलनाडु, ये याद ना हो तो इसको ध्यान रख लेना, ये मेजर पोर्ट है। दीनदयाल पोर्ट जानते ही हैं, इसका पुराना नाम बताएंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है महाराष्ट्र में। ठीक, मुरगांव पोर्ट और न्यू मैंगलोर पोर्ट ये कर्नाटक में है, और कोचीन पोर्ट, ये 12 मेजर पोर्ट हैं। ठीक है, मेजर पोर्ट है, ये बन जाएगा तो 13 हो जाएंगे। ये इतनी बातें थी आज की PDF में। इसके आगे मैं प्रिपेयर करूँगा तो फिर वीडियो आपको कल शाम को मिलेगा या फिर लेट नाइट मिलेगा। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू भैया।